नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आप के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको आनुवंशिकता के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, फिर अब सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करते हैं जैव विकास से। उसके पहले मैंने बताया आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, फिर जीनोटाइप, फिनोटाइप और मनुष्य में लिंग निर्धारण के विषय में भी बताए थे। अब आपको बताते हैं जैव विकास के बारे में। जैव विकास तब सर्वप्रथम पानी के अंदर जीवाणु के समान सरल संरचना वाले जीव बने। धीरे धीरे उनमें एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। मतलब एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ और बहुकोशिकीय। जो जो समय बीतता गया, अधिक अधिक जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों में हुआ। यह परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। तो जो लगातार ये परिवर्तन हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, जैव विकास। फिर एक पेरिपेटस एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा के विकास को दर्शाता है। फिर देखिए, आपको बताते हैं लैमार्कवाद के बारे में। लैमार्कवाद मतलब ये एक फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लैमार्क ने सन 1809 में सर्वप्रथम विकास की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जिसे लैमार्कवाद उन्होंने कहा था। लैमार्कवाद मतलब एक वैज्ञानिक थे लैमार्क ने, जो फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। लैमार्क ने बताया वातावरण का सीधा प्रभाव। इन्होंने बताया कि वातावरण का कोई भी जीव हो, जंतु हो, उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अनुकूलन की प्रवृत्ति, मतलब जहां जैसा रहता है वैसा ही क्या हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। उन्होंने बताया कि अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग उसी पर डिपेंड करता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागत। इन्होंने एक उदाहरण लिया, जैसे जिराफ। जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया जाता है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाता है। फिर ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए उसकी गर्दन एवं अगली टांगे पिछली टांगों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। मतलब जो आगे की टांगे होती है जिराफ की, पीछे वाली टांगों से क्या होती हैं, लंबी होती हैं। लैमार्क के मतानुसार जिराफ का विकास छोटी गर्दन वाले तथा छोटे कद के पूर्वजों से हुआ, जो अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे और जमीन पर उगी घास फूस खाते थे। जलवायु के शुष्क होने पर मैदान में घास फूस सूखने लगी। मतलब ये लैमार्क ने बताया कि मतलब क्या हुआ, वहां की जब घास सूखने लगी तो फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद जो जिराफ थे उनको खाने में समस्या हुई, मतलब भोजन नहीं मिला। तो इसके कारण उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, प्रयास किया। अब उन्हें पेट भरने के लिए पेड़ पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी टांगों को ऊपर उचका कर पत्तियों तक पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ा था। गर्दन व टांगों के अधिकाधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ती गई, इससे जिराफ की गर्दन तथा टांगे लंबी हो गई। इन्होंने ये बताया कि जिराफ जो थे उन्होंने धीरे धीरे प्रयास किया भोजन प्राप्त करने का, पेड़ पत्तियों पर निर्भर हुआ, तो धीरे धीरे प्रयास किया, उचक उचक कर खाने की कोशिश की पत्तियों को। तो इसलिए उनकी जो मतलब टांगे हैं और आगे की गर्दन है वो कैसी होगी, लंबी होगी। अब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित मतलब लक्षण हुआ। फिर इन्होंने क्या लिया, एक सर्प का उदाहरण दिया। सर्प में टांग का विलोप वातावरण के प्रभाव के कारण। इन्होंने ये भी बताया कि सर्प में पहले क्या होती थी, टांगे होती थी, वो मतलब वातावरण के कारण ही क्या हो गई, विलुप्त हो गई। सांप के लंबे शरीर को झाड़ियों में रेंग कर चलने तथा बिलों के अंदर घुसने में टांगे बाधा उत्पन्न करती थी। ये धीरे धीरे छोटी होती गई और अंत में हजारों पीढ़ियों बाद लुप्त हो गई। मतलब क्या हुई, इनको चलने में भी समस्या थी, झाड़ियों में जब चलते थे तब भी समस्या थी टांगों के कारण। तो इन्होंने धीरे धीरे अपने टांगों का यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि जब गड्ढे के अंदर जाते थे तब भी क्या हो रहा था, उनको जाने में समस्या हो रही थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपने टांगों का यूज ना किया, अर्थात कम किया, और धीरे धीरे क्या हो गई, विलुप्त हो गई। फिर लैमार्कवाद की आलोचना। निरंतर अभ्यास से पहलवानों की पेशियां सुविकसित हो जाती हैं। जो मतलब लगातार पहलवान प्रयास करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहती, तो उनकी जो पेशियां होती है वो कैसी हो जाती है, सुविकसित हो जाती है। लेकिन पहलवान का पुत्र पहलवान नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 100% पहलवान का पुत्र पहलवान ही होगा। अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अंधे माँ बाप की संतान भी अंधी हो। भारत बालिकाओं के नाक कान छेदने की पुरानी प्रथा है, फिर भी जन्म के समय
नाक व कान में छेद नहीं होता। मतलब ये बहुत पुरानी प्रथा हो चुकी है, बहुत पुराने सालों से चलती आ रही है, लेकिन फिर भी अभी जन्म होता है बालिकाओं का तो नाक कान छेदे नहीं हो सकते हैं, उनको बाद में ही छदवाना पड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ लक्षण क्या होते हैं पूर्ण रूप से, मतलब उनके यूज से ही मतलब आनुवांशिक बन जाते हैं। फिर देखिए डार्विनवाद। सन 1837 में जब डार्विन केवल 28 वर्ष का था तो उसने बीगल नामक ब्रिटिश लड़ाकू जहाज पर संसार की यात्रा की थी। इन्होंने जो डार्विन थे, फिर डार्विन ने सन 1859 में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास नाम पुस्तक में बहुत सी तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की थी। इस पुस्तक में उसने जैव विकास की क्रिया प्रस्तुत की। जीव जिस वातावरण में रहते हैं उसी में संतानों उत्पत्ति करते हैं, मतलब जीव जहां पर रहते हैं वहीं पर क्या करते हैं, अपने संतानों की उत्पत्ति करते हैं। डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। फिर देखिए डार्विन की पुस्तक जातियों की उत्पत्ति। डार्विन की विशेषताएं। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, जीवन संघर्ष होता है, समर तथा प्राकृतिक वर्ण होता है, विभिन्नताएं तथा आनुवंशिक वातावरण के प्रति कुल अनुकूलन होता है, अनुकूलता। फिर देखिए नई जातियों की उत्पत्ति। फिर उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो एक जीव के माता पिता से आनुवंशिकता द्वारा नहीं मिलते तथा जीव स्वयं उन्हें प्राप्त करते हैं या प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं। फिर आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो किसी जीव को उनके माता पिता द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण। जैसे आंखों का रंग माँ बाप का हो सकता है, एक लोग के आंखें कैसी हो, भूरी हो तो हो सकता है, संतान की भी हो सकती है, बाल हैं और भी फेस थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा। फिर देखिए उत्परिवर्तन क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थों में अचानक बड़े परिवर्तन होने से जीवों की नई जातियों का निर्माण या उत्पत्ति होती है, इसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। इसमें गुणसूत्र घटते या फिर बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे आपको बताते हैं समजात और समरूप अंग क्या होते हैं। समजात तथा समरूप अंग। समजात अंग क्या होते हैं, रिचर्ड ओवेन ने 1843 में समजातता की परिभाषा प्रस्तुत की थी। वे जीव जिनके अंग समान संरचना के होते हैं तथा कार्य अलग अलग होते हैं उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। जैसे स्तनधारियों के अग्रपाद, कीटों के मुखांग, फिर इसके बाद अकशेरुकियों के पैर। फिर समरूप क्या होते हैं, वे जीव जिनके अंग की संरचना भिन्न भिन्न होती है तथा कार्य समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण पक्षियों और चमगादड़ों के अंग, पंख, मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक। फिर इसके बाद ऑक्टोपस व स्तन के नेत्र। अब यहीं से ये लेसन समाप्त होता है, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में अन्य चीजें बताएंगे।